तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, बहुत सिंपल है। मान लिया ये आपका एक मिरर है, ये मिरर है, पॉलिश्ड सरफेस है ये, और ये मान लिया कोई सोर्स है, सोर्स से ये लाइट आ रही है, तो इसको कहते हैं हम इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या आपकी इंसिडेंट रे, ये है आपका ऑप्टिकल नॉर्मल। ठीक है, जो कि किसी भी ग्लास या मिरर सरफेस की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नॉर्मल। ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट है और ये कितने एंगल पे नॉर्मल से इंसिडेंट हुई है, तो ये जो होता है, ये जो एंगल होता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आई से। ठीक है, और लाइट यहाँ आएगी और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर ही जा रही है, तो ये जो है रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये थी आपकी इंसिडेंट रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट विल बी स्मॉल आर। ठीक है, इंसिडेंट बीम, ऑप्टिकल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड बीम। ठीक है, इंसिडेंट बीम ऑप्टिकल नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्लेक्टेड बीम ऑप्टिकल नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सिंपल है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही क्या होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज पढ़ेंगे बेसिकली हम। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये आपका मिरर है और ये है नॉर्मल लाइन, ऑप्टिकल नॉर्मल है बेसिकली ये। ठीक है, और ये इंसिडेंट बीम है। ठीक है, ये है आपकी इंसिडेंट बीम, आई लिख देता हूँ मैं, इंसिडेंट रे है ये। ठीक है, और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, स्मॉल आई से लिखते हैं इसको, या थीटा लिखना है आप थीटा लिख लो, स्मॉल आई लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ऑप्टिकल नॉर्मल और इंसिडेंट बीम के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो बीम है ये रिफ्लेक्टेड बीम है, इसको कैपिटल आर से लिख देते हैं। और ये जो एंगल होगा नॉर्मल, ऑप्टिकल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच में एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको लिखते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ क्या होता है आपका, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और एंगल हम मेजर कहाँ से करते हैं, ऑप्टिकल नॉर्मल से। क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमने देखा। अब जो सेकंड लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो सेकंड लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट बीम है, जो इंसिडेंट रे है, जो आपका ऑप्टिकल नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड बीम है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है द इंसिडेंट रे, द ऑप्टिकल नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, the incident ray, the optical normal and the reflected ray all lie in the same vertical plane, all lie in the same plane। vertical कहने की ज़रूरत नहीं है, वो plane horizontal भी हो सकता है। अगर आपका जो मिरर है वो vertically रखा है तो जो इंसिडेंट बीम आएगी और जो रिफ्लेक्टेड बीम जाएगी वो वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको सेकंड पॉइंट में लिखना है द इंसिडेंट बीम, द इंसिडेंट रे, द ऑप्टिकल नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो अब ये डिस्कस करते हैं कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर कैसे है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान रखनी है, रिफ्लेक्शन में भी वही होती है और रिफ्रैक्शन में भी वही होती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी ये है कि लाइट हमेशा ऐसे पाथ से ट्रैवल करती है जिसमें उसको टाइम मिनिमम लगता हो। ठीक है, अगर लाइट किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक जाएगी तो लाइट हमेशा उस पाथ से ट्रैवल करेगी जो पाथ मिनिमम टाइम का हो। ठीक है, मिनिमम पाथ लेंथ नहीं, मिनिमम डिस्टेंस नहीं, मिनिमम टाइम। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि लाइट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, लाइट का नेचर होता है। ठीक है, तो लाइट हमेशा कैसे पाथ से ट्रैवल करती है, हमेशा उस पाथ से ट्रैवल करती है जिस पाथ में उसको जो टाइम लग रहा हो वो मिनिमम हो। डिस्टेंस हो सकता है ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़े, लेकिन जो टाइम लग रहा हो वो मिनिमम हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। ठीक है, अब जैसे यहाँ देख रहे हैं हम उसी प्रिंसिपल का हम यूज़ करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि जो एंगल आई होगा वही एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है ए, ये सोर्स है लाइट का। ठीक है, यहाँ से लाइट रे इमर्ज कर रही है। ठीक है, और उनको कहाँ तक पहुँचना है, पॉइंट बी तक पहुँचना है। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं जा सकती, मैंने बीच में एक हिंड्रेंस लगाया है, एक कार्डबोर्ड लगाया हुआ है, डायरेक्ट लाइट ए से बी तक नहीं जा सकती है। ठीक है, तो मतलब रिफ्लेक्ट होके ही इसको बी तक पहुँचना है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कौन सी बीम बी तक पहुंचेगी। ठीक है, एक तो मैंने ऐसी बीम ली है जिसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, एक बीम मैंने ये ली है, इसमें ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। ठीक है,
और एक और कोई और पॉइंट ले लिया है, कोई और जनरल पाथ ले लिया है मैंने, जिसमें एंगल आई काफ़ी छोटा है और एंगल आर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो मिनिमम टाइम या मिनिमम डिस्टेंस वाला जो पाथ होगा वो यही होगा। ए से यहाँ आएगी लाइट और यहाँ से फिर जितने एंगल पे इंसिडेंस हुई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके ये वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ज़रा ढंग से देखो, इसको कह देते हैं पॉइंट P और इसको कह देते हैं पॉइंट Q। अब आपके पास दो पाथ हैं, एक तो पाथ है आपका AP प्लस PB, एक तो पाथ ही है, इसको कह देते हैं पाथ 1। ठीक है, और दूसरा जो पाथ है वो है आपका AQ प्लस QB, ये जो है ये आपका पाथ 2। अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा पाथ ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की होगी तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा। ठीक है, हमें ये चेक करना है कौन सा पाथ ज़्यादा है, या फिर हमें ये चेक करना है कौन सा पाथ कम है, क्योंकि लाइट हमेशा कौन से पाथ से ट्रैवल करती है जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो पाथ भी कम होगा, तभी टाइम कम लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगी अगर लाइट, तो टाइम भी उसको क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे चेक कर रहे हैं, ज़रा ढंग से देखना है इसको। मैंने क्या किया, मैंने ए की इमेज ली है। इस मिरर में अगर हम ए की इमेज बनाएंगे तो ये होगी ए की इमेज, कहीं यहाँ ए की इमेज आएगी, इसको कुछ A' कह देते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ ज़रा ढंग से समझना, AP प्लस PB क्या वही डिस्टेंस होगी जो A' प्लस PB होगी? अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊँ ये, ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस AP होगी उतनी डिस्टेंस A' होगी। ठीक है, क्योंकि A डैश जो है वो एक ही क्या है, मिरर इमेज है। जितना डिस्टेंस ये ऊपर है उतना ही डिस्टेंस मैंने इसको कहाँ लिया, नीचे लिया। ठीक है, तो जो डिस्टेंस AP होगी वही डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A'P। ठीक है, तो AP प्लस PB को आप लिख सकते हो, जो पाथ 1 है उसको हम लिख सकते हैं A' प्लस PB। पाथ की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सेम ही होगी दोनों। ठीक है, ये आपका पाथ 1 P1। ठीक है, अच्छा, अब जरा दूसरे पाथ को देखें तो इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ से, A' को Q से मिला देते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन आप उसको स्ट्रेट मानो। ठीक है, तो दूसरा जो पाथ है, सेकंड जो पाथ है, जो कि AQ प्लस QB था, उसको मैं लिख रहा हूँ A' प्लस QB। ये आपका पाथ 2। अब आप खुद से ही देख के बता लो, AP प्लस PB बड़ा है कि A' प्लस PB। ये जो पाथ है A' से डायरेक्ट B तक, ये इसकी लेंथ ज़्यादा होगी कि इसकी लेंथ ज़्यादा होगी? A' से Q जाना है और Q से B जाना है। ठीक है, तो हमें पता है एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट जाना हो आपको, तो जो मिनिमम पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। इसका मतलब A' और ये PB, ये जो पाथ होगा ये मिनिमम होगा। तो लाइट कौन सा पाथ लेगी, मिनिमम डिस्टेंस वाला, ताकि उसको टाइम भी क्या लगे, मिनिमम। और ये मिनिमम तभी हो सकता है, ढंग से समझना, जब ये स्ट्रेट लाइन हो। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ये एंगल अगर थीटा है, ढंग से देखना, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा, तभी ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है। और अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो लाइट उस पाथ से ट्रैवल कर रही है जिसमें ये जो एंगल है वही इसके बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला रिमेनिंग एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, बराबर हैं। ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं एंगल आई और इसको हम कह देते हैं एंगल आर। और फिर फर्स्ट लॉ हमने ये लिखा है कि एंगल जो आई होता है वही क्या होता है, एंगल आर। ठीक है, क्योंकि लाइट हमेशा ऐसे पाथ से ट्रैवल करती है जिसमें टाइम क्या लगे, मिनिमम। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो वो सिर्फ लाइट की उस प्रॉपर्टी का रिजल्ट है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। मतलब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर लाइट को जाना है तो वो हमेशा वो पाथ ट्रैवल करती है जिस पाथ में उसको जो टाइम लगता है वो मिनिमम लगता हो। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसको हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि जो लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस रास्ते से आती है जिसमें डिस्टेंस मिनिमम हो, क्योंकि अगर डिस्टेंस मिनिमम होगी तो टाइम भी मिनिमम लगेगा। कॉमन सेंस है, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो और मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस वाला जो पाथ होगा वही मिनिमम टाइम वाला पाथ होगा। लेकिन हर केस में ऐसा ट्रू नहीं होता है। ऐसे समझो, जैसे कि मान लिया एक रोड है और यहाँ पे घना जंगल है। ठीक है, ये पूरे वुड्स हैं पूरे, ठीक है, फॉरेस्ट है ये पूरा। ठीक है, और आप मान लिया यहाँ पे रोड पे हो किसी पॉइंट ए पे। ठीक है, और आपको वुड्स के अंदर जाना है कहीं पॉइंट बी पर। ठीक है,
ठीक है। आप रोड पे खड़े हो पॉइंट ए पे और आपको वुड्स के अंदर, ठीक है, घना जंगल है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, कटीली झाड़ियाँ हैं इसमें, ठीक है, और कई पहाड़ और मतलब कुछ इस तरह का रास्ता है ये, काफ़ी ज़्यादा दुर्गम रास्ता है ये, ठीक है, और आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है, और आपको मिनिमम टाइम में पहुंचना है, ठीक है, मिनिमम टाइम में, ठीक है। तो क्या कैसे पाथ आप ट्रैवल करोगे? क्या आप ए से भी डायरेक्ट आ जाओगे? मिनिमम पाथ जो होगा वो तो वो रास्ता हुआ ए से, आप ए से डायरेक्ट सड़क छोड़ो और जंगल में चलना शुरू कर दो और चलते जाओ सीधे कहाँ तक पहुँचो? पॉइंट बी तक। ये जो रास्ता होगा, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये जो रास्ता होगा, आप ए से डायरेक्ट जंगल में एंटर कर जाओ, सड़क पे चलो ही नहीं, सीधे जंगल में घुस जाओ और डायरेक्ट बी की तरफ मूव करना शुरू कर दो। ये जो रास्ता होगा ये होगा आपका मिनिमम डिस्टेंस वाला रास्ता, ठीक है। लेकिन मिनिमम टाइम वाला रास्ता कौन सा होगा? तो वो आप समझो, रोड पे मूव करने की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। मान लिया आपके पास बाइक है और बाइक आप जंगल में नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है, और जंगल में आपको पैदल ही मूव करना है, तो जंगल में जो मूवमेंट की स्पीड है वो कम है और रोड पे मूवमेंट की स्पीड क्या है? ज़्यादा है। तो हो सकता है आप ऐसे चूज़ करो कि आप रोड पे मूव करते हुए आओ यहाँ तक बाइक से फटाफट, और फिर यहाँ से आप जंगल में एंटर करो और आप ऐसे आ जाओ, ताकि जो रास्ता मुश्किल है वो आपने कम से कम ट्रैवल करने की कोशिश की, ताकि आप जल्दी से जल्दी पहुँचो। तो हो सकता है ये जो रास्ता है, अगर मैं इसको कहूँ पाथ 1, और ये जो रास्ता है ऐसे आके आप रोड पे आ रहे हो, फिर यहाँ से आपने टर्न लिया 90 डिग्री और बी तक पहुँच गए, ये रास्ता मान लिया इसको कह दिया पाथ 2, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो जो पाथ 1 है उसमें डिस्टेंस कम है, लेकिन अगर आप टाइम के हिसाब से देखोगे तो जो पाथ 2 है उसमें टाइम कम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा मिनिमम डिस्टेंस का जो रास्ता होता है वो मिनिमम टाइम का नहीं होता है, और लाइट जो ट्रैवल करती है वो मिनिमम टाइम के हिसाब से ट्रैवल करती है, मिनिमम डिस्टेंस के हिसाब से ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। कुछ केसेस में दोनों कोइंसाइड भी कर जाते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस का रास्ता होता है वही मिनिमम टाइम का होता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और वैसे ही डिस्कस करेंगे रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जहाँ से लाइट रेज इमर्ज कर रही हैं, ठीक है, सोर्स भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो जब एक्चुअल में लाइट रेज इमर्ज कर रही होती हैं तो वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या है आपका रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में लाइट रेज क्या कर रही हैं? इमर्ज कर रही हैं, ठीक है। और सिर्फ आपको लग रहा है कि वहाँ से लाइट रेज इमर्ज कर रही हैं, एक्चुअल में उस पॉइंट से लाइट रेज इमर्ज नहीं कर रही होती, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे इसको जरा ढंग से समझो कैसे। जैसे मान लिया ये मिरर है एक, और यहाँ एक पॉइंट सोर्स रखा है ऑब्जेक्ट, और यहाँ से लाइट रेज जा रही हैं, तो एक लाइट रे ये गई और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। एक लाइट रे मान लिया यहाँ आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर मान लिया ऐसे आ जा रही है, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन यहाँ खड़े होकर देख रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है वो, मान लिया यहाँ पे कुछ शेड है, यहाँ पे मान लिया एक शेड है, यहाँ पे ये पूरी शेड से घिरा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। मान लिया कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो वो इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगेगा, उसके लिए तो लाइट रेज ये आ रही हैं, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रेज हैं ये इस पॉइंट से आ रही हैं। अगर इन दोनों को वो पीछे एक्सटेंड करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि लाइट रेज इस पॉइंट से आ रही हैं, इस ओ डैश नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं? एक्चुअल में लाइट रेज यहाँ से नहीं आ रही है, एक्चुअल में लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं और ये रिफ्लेक्ट होकर फिर ऐसे जा रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो यहाँ से देख रहा होगा तो इनको अगर वो पीछे एक्सटेंड करेगा तो वो ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रेज आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं? इस पॉइंट से आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो ओ डैश पॉइंट है, इससे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ से लाइट रेज नहीं आ रही हैं। तो ये जो ओ डैश पॉइंट है वो इस पर्सन के लिए क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। वो कैसा है? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जहाँ से एक्चुअल में लाइट रेज क्या कर रही है? इमर्ज कर रही है, ठीक है। जो ओ है वो रियल ऑब्जेक्ट है, जो ओ डैश है वो क्या है? आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, तो ये देखा हमने रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है, ढंग से समझ लो आप। जहाँ पे दो लाइंस, दो रेज, लाइट रेज आगे इंटरसेक्ट करती हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इमेज, ठीक है। अगर एक्चुअल में आके इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो रियल इमेज है, और ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो क्या है? वर्चुअल इमेज है, ठीक है। ऐसे समझो, जैसे मान लिया ये मिरर है और दो लाइट रेज ऐसे आ रही हैं,
मान ली 2 लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, अगर ये मिरर यहाँ नहीं होता तो ये दोनों लाइट रेज आगे जाके इंटरसेक्ट कर जानी थी, यहाँ पे जाके ये दोनों लाइट रेज क्या कर जानी थी, इंटरसेक्ट, ठीक है। तब ये जो इमेज बनाती है वो कैसी होती है, रियल इमेज, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन आपने बीच में मिरर रख दिया तो मिरर होने की वजह से ये लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और एक्चुअल में जाके ये यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। आई डैश कह देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये जो इमेज है यहाँ पे एक्चुअल में जाके इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या आपकी रियल इमेज, ठीक है। और अगर आप इसको पूछोगे ये क्या है तो ये वर्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। सिर्फ लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि अगर कोई पर्सन यहाँ देख रहा होगा यहाँ खड़े होकर तो उसको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज कहाँ जा रही है, यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर देंगी, लेकिन मिरर होने की वजह से वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर पाई, एक्चुअल में वो कहाँ इंटरसेक्ट करी है, यहाँ पे। तो ये है रियल और ये क्या है, वर्चुअल, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको समझ लेना है, यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज इंटरसेक्ट करें या एक्चुअल में ओरिजिनेट हो तो वो रियल है, चाहे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकती है, ठीक है। और जहाँ से ऐसा लगे कि आ रही हैं लाइट रेज, एक्चुअल में वहाँ से नहीं आ रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जहाँ ऐसा लगे कि लाइट रेज जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्चुअल में वहाँ जाके इंटरसेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो वो क्या है, आपकी वर्चुअल इमेज है, क्लियर। अब एक स्टेटमेंट देखते हैं और वो हमें बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट ये है कि व्हेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, ठीक है, 2 मिरर्स हैं वो कितने एंगल पे एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, 90 डिग्री, ठीक है। एक मिरर है ये मिरर है, इसको कह देते हैं मिरर 1 M1, और ये वर्टिकल मिरर है, ये हॉरिजॉन्टल मिरर है, इसको कह देते हैं M2, ठीक है। और एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो वो एंगल दिया आपको 90 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहे हैं द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये मान लिया अगर इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आई है ये, और इसके 2 रिफ्लेक्शन होंगे। एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है मिरर M2 पे, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई ये लाइट रे आई है, फिर दूसरी बार ये रिफ्लेक्ट हुई है M1 से और रिफ्लेक्ट होकर फाइनली ये चली गई। ये है इंसिडेंट रे और ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो हमें बस ये बताना है इसमें ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। बस हमें ये देखना है ये रे और ये रे, इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, 2 रिफ्लेक्शन के बाद ये जो आई है रे, क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ज़रा देखो आप, मान लिया इसने हॉरिजॉन्टल मिरर के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, दोनों बराबर होते हैं। एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, तो जो रिमेनिंग एंगल होंगे वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये थीटा ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ, ये थीटा ये 90, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना बचा, तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों मिलकर कितने हो जाने चाहिए, 90, और वो हो रहे हैं, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका थीटा। अब जरा देखो, जो इंसिडेंट बीम आ रही है उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा, और जो रिफ्लेक्टेड बीम जा रही है वो भी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, ठीक है, उसने भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा। इसका मतलब ये जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे हैं ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल। तो वही हमें देखना, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपका, ट्रू है। ये क्वेश्चन करते हैं, ए लाइट रे कमिंग पैरेलल टू M1 मिरर है, ये 2 मिरर हैं, एक मिरर है ये नीचे वाला M1, ये मिरर है M2, एंड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन इट गोज़ पैरेलल टू M2, ठीक है। एक लाइट बीम है यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ये जो पहले आ रही है जब ये, तो किसके पैरेलल आ रही है, M1 के पैरेलल आ रही है ये लाइट बीम, और 2 रिफ्लेक्शन होने के बाद, एक रिफ्लेक्शन M2 से हुआ है, फिर लाइट बीम यहाँ पे आई है, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन जो है वो M1 से हुआ, फिर लाइट बीम कुछ इस तरह से चली गई है, ठीक है। तो 2 रिफ्लेक्शन होने के बाद जब वो वापस जाती है तो किसके पैरेलल जाती है, M2 के, ठीक है। जब वो आई थी बीम तो M1 के पैरेलल आई थी, ये M1 के पैरेलल आई, 2 रिफ्लेक्शन हुए, एक रिफ्लेक्शन हुआ, पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ M2 से, दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ M1 से, और जब फाइनली जा रही है तो किसके पैरेलल जा रही है, M2 के पैरेलल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो आपसे पूछा फाइंड द एंगल थीटा, और थीटा ये गिवन था एंगल, ये एंगल क्या है, थीटा, ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, तो ज़रा देखो आप, जब ये लाइट बीम आई थी तो ये किसके पैरेलल आई थी, M1 के पैरेलल आई थी, ठीक है। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, डेफिनेटली थीटा, ठीक है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो जब रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आई तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। आई और आर अगर बराबर होते हैं तो इनके बाद जो रिमेनिंग एंगल बचता है 90 माइनस आई और 90 माइनस आर, वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, 2 रिफ्लेक्शन होने के बाद जब ये बीम जा रही है, ये किसके पैरेलल जा रही है, M2 के, यानी M2
वाला मिरर और ये बीम, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। M2 वाले ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा, तो ये जो बीम है रिफ्लेक्टेड बीम, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा, यानी इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा। जब अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखो, इसमें तीनों एंगल थीटा 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 है, ठीक है, और हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। थीटा प्लस थीटा ये हो गया 3 थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, तो थीटा आ गया आपका 180/3 यानी 60 डिग्री। इसका मतलब वो दोनों मिरर एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, 60 डिग्री। क्लियर। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, इसमें क्या है, हम प्लेन मिरर के लिए देखेंगे। ठीक है, आपका एक प्लेन मिरर है और उसके सामने ऑब्जेक्ट होगा कहीं, मान लिया यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, कुछ चीज़ें आप समझो जरा ढंग से। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, और अगर मान लीजिए प्लेन मिरर से मान लिया ये d डिस्टेंस पे है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे, तो इसकी जो इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो भी प्लेन मिरर से परपेंडिकुलरली कितने डिस्टेंस पे होगी, d डिस्टेंस पे। ठीक है, प्लेन मिरर के केस में जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है मिरर से, उतनी डिस्टेंस इमेज की होती है मिरर से। ठीक है, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका d डिस्टेंस पे है यहाँ से प्लेन मिरर से, तो जो इमेज बनेगी वो भी कितनी डिस्टेंस पे होगी, d डिस्टेंस पे। क्लियर। अब कुछ चीज़ें अगर आप समझो इसमें ढंग से, अगर मान लिया ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ x मूव कर जाता है, कितना मूव करेगा ऑब्जेक्ट, इस तरफ x। ठीक है, तो अब जो डिस्टेंस रह जाएगी प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो वो कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स। ठीक है, तो जो इमेज है वो भी इस तरफ कितना मूव कर जाएगी, x। सिंपल कॉमन सेंस स्टफ है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस d माइनस एक्स है तो इमेज की भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, d माइनस एक्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ प्लेन मिरर की तरफ मूव कर रहा है x डिस्टेंस, तो इमेज भी प्लेन मिरर की तरफ मूव करेगी, कितनी डिस्टेंस मूव करेगी, x डिस्टेंस। ठीक है, और जितने टाइम में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मान लिया ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में 5 सेकंड लगे, तो इमेज को भी यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड इस तरफ मान लिया कुछ है, कुछ भी v कह देते हैं, मान लिया v1 कह देते हैं, v1 मीटर्स पर सेकंड है अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड इस तरफ, तो इमेज की भी जो स्पीड इस तरफ होगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, v1 मीटर्स पर सेकंड। क्लियर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ मूव कर रहा है, मिरर की तरफ मूव कर रहा है, मिरर के परपेंडिकुलर मिरर की तरफ मूव कर रहा है v1 स्पीड से, तो इमेज भी मिरर की तरफ मूव करेगा कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज़ बताओ, अगर मान लिया ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, या इसको ऐसे समझो आप, v1 हटा देते हैं, अब अगर सिर्फ देख रहे हैं, अगर मान लिया ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, मान लिया ये v2 स्पीड से मूव कर रहा है इस तरफ, तो इमेज कहाँ मूव करेगी, इमेज किस तरफ मूव करेगी, इमेज भी उसी तरफ मूव करेगी। आप करके देख सकते हो, अगर आपके प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे आपकी इमेज भी उसी डायरेक्शन मूव कर जाएगी, अगर आपका मूवमेंट मिरर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ मूव कर रहा है v2 स्पीड से, तो इमेज भी इसी तरफ मूव करेगी, कितनी स्पीड से मूव करेगी, v2 स्पीड से। ठीक है, क्योंकि आपकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो मिरर के क्या है, पैरेलल है। जब मिरर के पैरेलल मूवमेंट होता है, तो जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की होती है, वही डायरेक्शन क्या होती है, इमेज की। कब, जब मूवमेंट क्या होता है, मिरर के पैरेलल। लेकिन अगर मूवमेंट मिरर के परपेंडिकुलर है, जैसा कि इस तरफ हो रहा था, मूवमेंट जो है वो मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है v1 से, तो जो इमेज का मूवमेंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इमेज मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है। तो अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट मिरर के परपेंडिकुलर होता है, तो इमेज का जो मूवमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाऊँ, मैं यहाँ पे मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ दिखाना है तो इसको ऐसे दिखा लेते हैं, ऐसे नहीं, ये मान लिया जेड एक्सिस है, बाहर की तरफ है। ठीक है, आउटवर्ड्स है। ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड्स, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड्स। ठीक है, तो आउटवर्ड जो एक्सिस है, जिसको अगर हम बुक में दिखाते हैं तो जनरली ऐसे दिखा लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है।
इसीलिए जो जेड एक्सिस होती है वो क्या होती है, प्लेन के आउटवर्ड्स होती है, तो हमें इसको ऐसे दिखाना ज़्यादा बेटर, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रिलेटिवली बेटर है, ठीक है। तो आप ढंग से समझ लो एक चीज़ कि जब मूवमेंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब मिरर के परपेंडिकुलर होती है तो इमेज की भी उतनी वेलोसिटी होती है जितनी ऑब्जेक्ट की, बस फ़र्क ये होता है कि इमेज की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज मूव करेगी आपकी निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इस मिरर के पैरेलल होती है, ठीक, कुछ पैरेलल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास, तो उतनी ही पैरेलल वेलोसिटी किसके पास होती है, इमेज के पास होती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में v2 की स्पीड से मूव कर रहा है तो इमेज भी वाई डायरेक्शन में कितनी स्पीड से मूव करेगी, v2 की स्पीड से, ठीक है। तो सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जो वेलोसिटीज़ ऑब्जेक्ट की मिरर के पैरेलल होती हैं वो इमेज को एज इट इज़ मिल जाती हैं। ये v2 इस तरफ है तो इमेज को भी v2 इस तरफ मिल गई है, ठीक है। और जो वेलोसिटीज़ ऑब्जेक्ट की मिरर के परपेंडिकुलर होती हैं वो इमेज को अपोजिट होकर मिल जाती हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इस तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो इमेज को जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, माइनस एक्स की तरफ, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो वेलोसिटीज़ मिरर के पैरेलल हैं वो इमेज को एज इट इज़ मिल जाएंगी, और जो वेलोसिटीज़ मिरर के परपेंडिकुलर हैं वो अपोजिट होकर मिलती हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी दी है, ठीक है। कुछ दी है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इमेज जो है, इमेज की वेलोसिटी आपको बतानी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो मिरर है वो वाई जेड प्लेन में, मिरर इज इन वाई जेड प्लेन, मिरर जो है वो आपको वाई जेड प्लेन में है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है यही चल जाएगा आपका, ये जो मिरर है देखो वाई जेड प्लेन में है, ये एक्स है, ये वाई है, और बाहर की तरफ जो है जेड है। तो ये जो प्लेन हुआ ये वाई डायरेक्शन और ये जो बाहर वाली डायरेक्शन है, ये दोनों को इन्वॉल्व करके तो ये जो प्लेन हुआ ये कौन सा, वाई जेड प्लेन है, ठीक है। स्क्रीन के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, ठीक है, तो वो कौन सा हुआ आपको, वाई जेड प्लेन, ये, ठीक है। तो ये जो प्लेन बनाया है ये वाई जेड प्लेन ही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो इमेज की वेलोसिटी पूछिए, तो अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करें एक एक वेलोसिटी तो जो 2i कैप वो इस तरफ होगी, ये 2i कैप है, ठीक है। तो सिंस मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा इमेज की वेलोसिटी, आप देखते जाओ ढंग से। सिंस ये जो वेलोसिटी है 2i कैप ये मिरर के परपेंडिकुलर है, तो जो इमेज को मिलेगी ये वेलोसिटी तो वो अपोजिट हो जाएगी, तो इमेज को जो वेलोसिटी मिलेगी वो हो जाएगी माइनस 2i कैप। तो इमेज को जो मिली उसका कंपोनेंट वो कितना हो गया, माइनस 2i कैप, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पास थी 2i कैप, तो इमेज के पास जो आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस 2i कैप, क्योंकि ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करेगा तो इमेज कहाँ मूव करेगी, माइनस नेगेटिव एक्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी वेलोसिटी देखते हैं 3j कैप। तो 3j कैप जो वेलोसिटी मिलेगी ऑब्जेक्ट को वो ऊपर की तरफ मिलेगी, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये मिरर के पैरेलल है, तो इमेज को ये वेलोसिटी एज इट इज़ मिल जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पास अगर 3j कैप है तो इमेज के पास भी क्या हो जाएगी, 3j कैप, तो माइनस 2i कैप तो हो गया प्लस 3j कैप, ठीक है। अब जरा बात करते हैं 5k कैप की। तो जो 5k कैप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास वो इस डायरेक्शन में है, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। इस पॉइंट से बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ, ठीक है। तो वो 5k कैप है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो बाहर की तरफ डायरेक्शन है, z डायरेक्शन है, वो भी तो मिरर के पैरेलल ही होगी। y डायरेक्शन भी मिरर के पैरेलल है, z भी मिरर के पैरेलल होनी भी चाहिए, क्योंकि जो मिरर है वो कौन से प्लेन में रखा है, वाई जेड प्लेन में रखा है। तो अगर किसी की वेलोसिटी y डायरेक्शन में है तो वो भी मिरर के पैरेलल होगी, और कोई वेलोसिटी अगर z डायरेक्शन में है तो वो भी क्या होगी, मिरर के पैरेलल होगी, ठीक है। तो जब ये भी मिरर के पैरेलल है तो ये भी इमेज को एज इट इज़ ही मिल जाएगी, बाहर की तरफ ही मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर बाहर की तरफ मूव करेगा तो इमेज भी कहाँ मूव करेगी, बाहर की तरफ, एज इट इज़, ठीक है। इसके पास z डायरेक्शन वेलोसिटी है 5k कैप, तो इमेज को भी मिल जाएगी 5k कैप, तो प्लस 5k कैप, ठीक है। तो इमेज की जो वेलोसिटी आ गई डायरेक्ट, बहुत सिंपल है ये, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। बस वो कंपोनेंट आपने रिवर्स कर दिया जो मिरर के क्या था, परपेंडिकुलर था। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का कुछ, कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका मिरर है
इज इन एक्स वाई प्लेन या एक्स जेड प्लेन कह देते हैं। मिरर जो है वो आपका एक्स जेड प्लेन में मान लिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी है, इमेज की वेलोसिटी पूछी है आपसे। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ भी मान लेते हैं, -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। ये मान लिया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और आपसे पूछिए कि आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है। इमेज की वेलोसिटी क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। तो पहले मिरर ड्रॉ करते हैं इसमें। तो मिरर जो है वो एक्स वाई प्लेन में अगर हम बनाएं तो ये एक्स एक्सिस होती है आपकी, ये वाई एक्सिस होती है और ये जो है वो जेड एक्सिस होती है। तो एक्स वाई प्लेन में मिरर, तो आपको समझ में आना चाहिए जो मिरर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। थोड़ा बेटर बनाते हैं इसको। ठीक है, ये मिरर है आपका एक्स वाई प्लेन में और जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मान लिया कहीं यहाँ है, तो इमेज जो होगी वो कहीं यहाँ बनेगी इसकी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप एक करके देखो तो ऑब्जेक्ट के पास जो पहली वेलोसिटी है वो -3i कैप। -3i कैप का मतलब एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस तरफ है पहली वेलोसिटी इसके पास, ठीक है। तो इमेज के पास भी कहाँ होगी, तो ये जो वेलोसिटी है वो मिरर के पैरेलल है, तो इमेज को एज इट इज़ मिल जाएगी, बिना किसी चेंज के एज इट इज़ वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो पहली वेलोसिटी जो है वो -3i कैप है ऑब्जेक्ट के पास, और वो वेलोसिटी देखने में पता लगा कि वो मिरर के पैरेलल है, तो इमेज के पास भी कितनी आ जाएगी, -3i कैप। अगर मैं यहाँ लिखूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो पहला कंपोनेंट उसको एज इट इज़ मिल गया क्योंकि वो मिरर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट 4j कैप। 4j कैप कहाँ होगी वेलोसिटी, इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है वो मिरर के क्या परपेंडिकुलर है, तो इमेज को मिलेगी अपोजिट हो गया, यानी इस तरफ। ये है 4j कैप, तो इमेज को मिल जाएगी -4j कैप, ठीक है। तो दूसरी वेलोसिटी मिल गई -4j कैप। वो अपोजिट इसलिए हो गई क्योंकि वो जो वेलोसिटी है वो मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। पैरेलल वाली एज इट इज़ मिल जाती है, परपेंडिकुलर वाली अपोजिट होकर मिल जाती है, बस इतना सा कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। अच्छा, तीसरी वेलोसिटी है 5k कैप। तो जो 5k कैप होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर आप वो डायरेक्शन विजुलाइज करोगे तो वो भी मिरर के क्या हो जाएगी, पैरेलल, तो इमेज को भी एज इट इज़ मिल जाएगी, यानी बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये वेलोसिटी 5k कैप है, तो इमेज को भी क्या मिल जाएगी, 5k कैप, तो प्लस 5k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। जो वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर है वो इमेज को अपोजिट होकर मिल जाती है, और जो वेलोसिटीज़ मिरर के पैरेलल हैं वो एज इट इज़ मिल जाती है, बस। अब पढ़ते हैं मूविंग मिरर्स, ठीक है। अभी तक हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था जिसकी वजह से इमेज भी मूव कर रही थी, लेकिन मिरर जो था वो आपका स्टेशनरी था, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर मिरर भी मूव करे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब मान लिया ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रेस्ट में, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, रेस्ट में, और अभी मिरर भी रेस्ट में था तो इमेज भी कहाँ होगी, रेस्ट में, ठीक है। अब मान लिया अगर मिरर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, ऊपर की तरफ मिरर मूव कर रहा है, तो क्या कहीं इमेज मूव करेगी, इमेज मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है। इस मूवमेंट की वजह से अगर मिरर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट से मिरर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो चेंज नहीं होगी। तो जो मिरर से इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट की वजह से इमेज के मूवमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो इमेज भी कहाँ दिखेगी आपको, रेस्ट में, ठीक है। अगर मान लिया मिरर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, इस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, ठीक है, अपनी ही पोजीशन पे है वो, लेकिन अपने ही प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, तो भी इमेज की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भी इमेज नहीं मूव करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है, तो इमेज से मिरर की डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों जो मूवमेंट हैं, यानी आपको ढंग से समझना, अगर मिरर अपने ही प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है, चाहे ऊपर की तरफ आ रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उससे इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मिरर मान लिया इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो फर्क पड़ जाएगा। क्यों?
जैसे ही मिरर यहाँ पे मूव करेगा तो अब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी, तो इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो अब वो मैं देख लेता हूँ। मान लिया ये टोटल डिस्टेंस है d, ये जो टोटल डिस्टेंस थी वो मान लिया थी d। ठीक है, तो इमेज की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मिरर से d। क्लियर। अब मान लिया मिरर आगे की तरफ मूव कर गया, कितना मूव कर गया x, तब अब हम देखेंगे कि इमेज कहाँ मूव करेगी और कितना मूव करेगी। ठीक है, तो ज़रा ढंग से देखो आप इसको। अब जो मिरर की नई पोजीशन है, दूसरे कलर से बना देते हैं। मान लिया ये है अब मिरर की नई पोजीशन। ठीक है, ये मिरर की नई पोजीशन है। कितना डिस्टेंस मूव कर दिया है मिरर ने, x डिस्टेंस मूव कर दिया। ठीक है, तो अब आप ये बताओ ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बचा, तो वो बचा d माइनस एक्स। पहले था d, मिरर आगे मूव कर गया x, तो अब डिस्टेंस कितनी बची, d माइनस एक्स। तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस d माइनस एक्स है, तो इमेज और मिरर के बीच की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, d माइनस एक्स। तो इमेज कहीं आगे आ जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, d माइनस एक्स। अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस d माइनस एक्स बची है, तो इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी बचेगी आपकी, d माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इमेज कितना आगे आ गई है। ठीक है, मिरर तो x आगे आ गया, तो इमेज कितना आगे आ गई। ठीक है, तो ये जरा देखो आप ढंग से, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस थी पहले, ठीक है, मिरर के मूवमेंट होने से पहले जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 2d। अब डिस्टेंस कितनी बची है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है d माइनस एक्स, रिमेनिंग डिस्टेंस भी d माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स d माइनस एक्स। तो अब जो डिस्टेंस बची है वो बची है 2 टाइम्स d माइनस एक्स। पहले जो डिस्टेंस थी वो थी 2d, अब बची है 2 टाइम्स d माइनस एक्स। तो कितना मूव कर गया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये मूवमेंट पता लग जाएगा आपको, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, अगर मिरर अपने प्लेन के परपेंडिकुलर अगर x मूव किया है तो इमेज कितना मूव कर जाएगी, 2x। ठीक है, ठीक है, तो मिरर अगर अपनी प्लेन के परपेंडिकुलर x मूव कर रहा है, इमेज आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है इसमें, सिर्फ मिरर का रोल है। तो मिरर अगर अपने प्लेन के परपेंडिकुलर x मूव कर रहा है तो इमेज कितना मूव करेगी, 2x। ठीक है, डबल मूव कर रही। ठीक है, तो अगर मिरर मान लिया t टाइम में x मूव किया है तो इमेज टाइम में कितना मूव कर जाएगी, 2x। इसका मतलब मिरर की अगर वेलोसिटी अपने प्लेन के परपेंडिकुलर अगर कुछ भी कह देते हैं vm है या v कह देते हैं, तो जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2v। क्योंकि जितने टाइम में मिरर x डिस्टेंस मूव कर रहा है उतनी टाइम में इमेज कितना मूव कर रही है, डबल, यानी 2x। इसका मतलब इमेज की जो वेलोसिटी होगी मिरर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल। यानी मिरर अगर इस तरफ मूव कर रहा है v स्पीड से तो इमेज आगे की तरफ कितनी स्पीड से मूव करेगी, 2v से। क्लियर। अगर मिरर पीछे की तरफ मूव कर रहा होगा v स्पीड से तो इमेज का मूव कर रही होगी, इमेज भी पीछे की तरफ मूव कर रही होगी कितनी स्पीड से, 2v स्पीड से। ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में, यानी इमेज के पास जो स्पीड आती है वो मिरर की स्पीड की डबल आ जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इमेज के पास जो स्पीड आती है वो मिरर की स्पीड की डबल आ जाती है। ठीक है, कब, ये तब होता है जब वो स्पीड मिरर के प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर। मिरर अगर इस तरफ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट को कोई लेना देना नहीं है, मिरर अगर बाहर की तरफ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज को, सॉरी। ठीक है, यानी मिरर अगर अपने प्लेन में ही कहीं मूव कर रहा है, अपने प्लेन में ही कहीं शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मिरर अगर अपने प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव करेगी, और इमेज की जो वेलोसिटी होगी मिरर की वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, डबल। ठीक है, वेलोसिटी कह रहा हूँ तो वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, अगर मिरर आगे की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो इमेज भी आगे की तरफ मूव करेगी 2v वेलोसिटी से। मिरर अगर पीछे की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो इमेज भी पीछे की तरफ मूव करेगी 2v वेलोसिटी से। ठीक है, इसका मतलब इमेज को मिरर की जो वेलोसिटी है वो डबल होके मिल जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको आपको बहुत ही ढंग से समझना है। पीछे अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है मूवमेंट से रिलेटेड वो सब कुछ हम इसमें यूज़ कर लेंगे। इसमें हम ऑब्जेक्ट को भी मूव कराएंगे 3D में और मिरर को भी मूव कराएंगे 3D में, और आपसे पूछी जाएगी कि आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, बहुत ढंग से समझना है इसको। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं, ये आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैं लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपको दिया है, मान लिया 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, मिरर की वेलोसिटी दी है आपको
3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और आपसे पूछिए कि आपको इमेज की जो वेलोसिटी है वो आपको बतानी है। ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, ठीक है, मिरर भी मूव कर रहा है और इमेज भी मूव करेगी, तो इमेज की जो वेलोसिटी है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो पहले मिरर को अभी छोड़ते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट की देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज को कौन कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट के पास एक वेलोसिटी है 2i, यानी 2i जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी 2i, ठीक है। तो इमेज को जो वेलोसिटी मिलेगी वो इस तरफ मिलेगी अपोजिट डायरेक्शन में, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -2i, ठीक है। एक एक वेलोसिटी की वजह से हम देखते जाएंगे इमेज के पास क्या क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की, अभी तो सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पहला कंपोनेंट है 2i, 2i का मतलब इस तरफ वेलोसिटी होगी 2i, तो इमेज को मिल जाएगी उसके अपोजिट, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये मिरर के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो इमेज इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास j कैप, यानी वो इस तरफ होगी j कैप, तो इमेज को भी इसी तरफ मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, ये j कैप, ठीक है। क्योंकि ये जो वेलोसिटी है मिरर के क्या है, पैरेलल है, तो वो वेलोसिटी इमेज को एज इट इज मिल जाती है, ठीक है। तीसरी वेलोसिटी है k कैप, k कैप जो वेलोसिटी होगी वो बाहर की तरफ होगी k कैप, ठीक है। तो इमेज को भी ये वेलोसिटी एज इट इज ही मिल जाएगी बाहर की तरफ k कैप, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो मिरर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसकी वजह से इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो तो हमने यहाँ सेटल कर ली है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का रोल खत्म हो गया ये। अब देखते हैं मिरर की वेलोसिटी। तो मिरर की जो पहली वेलोसिटी है वो 3i कैप है। 3i कैप का मतलब मिरर इस तरफ पीछे की तरफ मूव कर रहा होगा, कितनी स्पीड से, 3i कैप, ठीक है। यही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये अगर 3 से पीछे जा रहा है तो इमेज पीछे कितनी की स्पीड से जाएगी, तो वो जाएगी 6 से, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है मिरर के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वो इमेज को मिल जाएगी डबल हो गई, यानी इमेज के पास एक इस तरफ वेलोसिटी भी आ जाएगी पीछे की तरफ, इस तरफ ये, और ये कितनी होगी, हो जाएगी 6i कैप, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। दूसरी वेलोसिटी है -2j कैप। -2j कैप का मतलब ये जो मिरर है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। कितनी स्पीड होगी, -2j कैप। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है मिरर की ये तो अपने प्लेन के पैरेलल ही है, तो इस वेलोसिटी की वजह से इमेज के मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तीसरी जो है वो है 4k कैप। 4k कैप मतलब ये बाहर की तरफ होगी 4k कैप। अब आप मुझे बताओ, ये जो वेलोसिटी है ये भी मिरर के प्लेन के अंदर ही है, प्लेन के पैरेलल ही है, तो इस वेलोसिटी की वजह से भी इमेज के मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपकी बेकार हो गई, ठीक है। और हमें तो पता ही है कि मिरर की जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ वही वेलोसिटी काउंट करती है जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अब इमेज की वेलोसिटी हम फाइनल लिखनी है, तो आप जरा देखो i कैप में पहले देखें तो इधर है -2i कैप और ये है 6i कैप, तो इन दोनों का जो नेट आ जाएगा वो आ जाएगा 4i कैप, ठीक है। और ऊपर की तरफ j कैप है तो प्लस j कैप, और बाहर की तरफ k कैप है तो प्लस k कैप, तो ये हो जाएगी आपकी इमेज की वेलोसिटी 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इस केस में ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है, इमेज भी मूव कर रही है, ठीक है।